बॉलीवुड के असली ही मैन मतलब धर्मेंद्र जी, जिनकी एक दहाड़ से पर्दे पर विलन कांप जाते थे। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि साल 1965 की एक उमस भरी रात थी और वो एक खाली कमरे से इस कदर भागे जैसे उन्होंने साक्षात मौत देख ली हो? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर सच है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम सिनेमा के उस सुनहरे दौर के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जहां चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच छिपा है। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो फिल्म पूर्णिमा की शूटिंग के दौरान घटी ये घटना का जिक्र करती है। और ये सोर्स मटेरियल इसलिए भी इतना असाधारण है क्योंकि इसमें जो लोग शामिल हैं, धर्मेंद्र जी और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी, वो कोई आम इंसान नहीं थे, अपने वक्त के सबसे बड़े सितारे थे। सही का। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग की भूतिया कहानी सुनाना नहीं है। हम आज उन साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल लेयर्स को खोलने वाले हैं जो ये समझाती हैं कि जब इंसान का सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे वो लॉजिक से नहीं समझा पाता, उसका दिमाग और बॉडी कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब जब अदृश्य चीजें अचानक से बहुत रियल हो जाती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और यही बात इस पूरी घटना को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। देखिए, हम एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जो अपने निडरता के लिए जाने जाते थे। तो इसको समझने के लिए हमें पहले 1965 के उस माहौल में जाना होगा। बड़ी अलग दुनिया थी वो। बिल्कुल। मुंबई का पाली हिल इलाका आज जैसा नहीं था। आज वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन 60s में वहाँ घने पेड़ थे, छोटी सड़कें थीं और एक बहुत पुराना बंगलो था जहाँ पूर्णिमा फिल्म का सेट लगा था, जिनकी दीवारों पर कई जमी थी। एक अजीब सा भारीपन था उस जगह में। हाँ, और रिपोर्ट बताती है कि पूरे क्रू के बीच एक सख्त हिदायत थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस बंगले के ऊपरी हिस्से की सीढ़ियों पर कदम नहीं रखेगा। और यहाँ जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल एलिमेंट काम कर रहा है ना, उसको हम कलेक्टिव एंजाइटी बोल सकते हैं, यानी सामूहिक चिंता। सामूहिक चिंता थोड़ा डिटेल में बताएंगे? मतलब जब एक ही जगह पर 50 या 100 लोग मौजूद हों और वो सब किसी एक कोने को लेकर डरे हुए हों, दबी जुबान में बातें कर रहे हों कि वहां कोई रहता है, तो वो डर उस जगह की हवा में घुल जाता है। अच्छा। इंसान आखिर एक सोशल एनिमल है ना? हम अनजाने में ही दूसरों के डर को अपने नर्वस सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं ये सोच रही थी कि अगर पूरे क्रू में इतना खौफ था तो धर्मेंद्र जी ऊपर गए क्यों? ये बहुत वैलिड सवाल है। क्या ये वही रिवर्स साइकोलॉजी वाला मामला है जहां खतरे का बोर्ड इंसान को अपनी तरफ खींचता है, या फिर सेट की भीड़ और शोर शराबे ने उन्हें ऊपर जाने पर मजबूर किया क्योंकि रात के लगभग 2 बज रहे थे? दोनों ही बातें एक साथ काम कर रही थी यहाँ। जब दिमाग कॉग्निटिव ओवरलोड में होता है, यानी बहुत ज्यादा शोर और काम का प्रेशर, तो वो नेचुरली शांति ढूंढता है। हाँ, वो थक गए होंगे दिमागी तौर पर। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ किसी जगह के रिस्ट्रिक्टेड होने की बात उसके इर्द गिर्द एक मिस्ट्री बना देती है। धर्मेंद्र जी जवान थे, नए थे इंडस्ट्री में और निडर थे। उनके लिए वो सीढ़ियां बस एक खाली कमरा थी जहां वो शांति से अपने कपड़े बदल सकते थे। पर एक ट्विस्ट भी तो है यहाँ। ट्विस्ट कैसा? जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके बारे में हमने अजीब बातें सुनी हो, तो दिमाग पहले से ही अलर्ट हो जाता है ना? बिल्कुल। इसको हाइपर विजिलेंट स्टेट कहते हैं। दिमाग अति सतर्क हो जाता है और शायद यही सतर्कता उस रात उनके काम आई, क्योंकि जैसे ही वो उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, वहां का माहौल एकदम बदल जाता है। हाँ, सोर्स के अनुसार मई का महीना था। मुंबई की मई वाली गर्मी और चिपचिपाहट की कल्पना कीजिए। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़े, उन्हें हड्डियां कपाने वाली ठंड लगने लगी। अचानक से ठंड? अब मैं यहाँ थोड़ा लॉजिकल होना चाहूंगी। मई का महीना और अचानक ऐसी ठंड, क्या ये बस कोई टूटा हुआ रोशनदान नहीं हो सकता जहाँ से समुंदर की हवा आ रही हो? देखिए, समुंदर की हवा या किसी पुरानी बिल्डिंग की नेचुरली ठंडी हवा बहुत स्टेबल होती है। वो अचानक से आपकी हड्डियां नहीं कपकपा सकती। तो फिर ये क्या था? साइंस में इसको हम सेंसरी ब्रेकडाउन कहते हैं। जब आसपास का टेम्परेचर एक झटके में अननेचुरल तरीके से गिरता है, तो हमारी स्किन के पोर्स सिकुड़ जाते हैं, जिसे हम रोंगटे खड़े होना कहते हैं। ओह। ये बॉडी का मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा है जैसे किसी बिल्डिंग का मेन सिक्योरिटी कैमरा तो बंद हो,
पर अंदर का स्मोक अलार्म अचानक तेजी से बजने लगे। बाप रे, ये स्मोक अलार्म वाली उपमा तो बहुत सटीक बैठती है। आंखों को अभी कुछ नहीं दिखा, पर बॉडी ने वार्निंग दे दी। एग्जैक्टली। स्किन हमारा सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है। ये दिमाग से पहले खतरे को भांप लेता है कि एनर्जी में कुछ भारी बदलाव हुआ है। और बात सिर्फ ठंड पर आकर नहीं रुकी थी ना, एक और सेंस पर बहुत तेज असर हुआ, सूंघने की क्षमता। अचानक उस पुराने कमरे में मोगरे के फूलों की और किसी पुराने इत्र की इतनी तेज खुशबू आई कि उन्हें लगा दम घुट जाएगा। और यही बात सबसे अजीब है। हाँ, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी, ठीक है, हो सकता है किसी लकड़ी की अलमीरा से आ रही हो महक, पर पेच कहाँ है पता है? वो मोगरे की महक मीना कुमारी जी से जुड़ी थी। उन्हें वो इतना बहुत पसंद था, पर वो तो उस वक्त वहां थी ही नहीं। यहाँ आकर लॉजिक जवाब दे जाता है। किसी बंद कमरे में अचानक ताजे मोगरे की महक आना फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम न्यूरोसाइंस की बात करें तो हमारी स्मेल करने की क्षमता, जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, उसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के डर वाले सेंटर से होता है, एमिगडाला से। अच्छा, यानी स्मेल और इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े हैं। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी के दिमाग ने उस खुशबू को तुरंत मीना कुमारी से जोड़ा, लेकिन जब उनकी आंखें देख रही हैं कि वहां कोई नहीं है, तो दिमाग के दो हिस्से आपस में टकराने लगते हैं। मतलब मेमोरी कह रही है कि कोई अपना यहाँ है, पर हकीकत कह रही है कि वहाँ कोई नहीं है। हाँ, और ये कॉन्ट्रडिक्शन इंसान की रियलिटी की समझ को तोड़ देता है। वो खुशबू एक वार्निंग थी कि वो कमरा खाली नहीं है। वैसे यही वो मोमेंट है जहाँ से घटना सच में खौफनाक हो जाती है। वो उस कमरे में दाखिल होते हैं। सामने एक आधा खुला दरवाजा है। अंदर एक पुरानी मेज पर शतरंज की बिसात रखी थी, चेस बोर्ड। हाँ, और तभी बिना किसी हवा के झोंके के, बिना किसी की मौजूदगी के, शतरंज का एक मोहरा अपनी जगह से हिलता है। वजीर यानी कि क्वीन। ये सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल ऐसे हिला जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बहुत सोच समझकर चाल चली हो। अब लोग बोलेंगे कि कोई बड़ा चूहा होगा, या नीचे शूटिंग चल रही थी तो कैमरा गिर के वाइब्रेशन से हिल गया होगा। देखिए, वाइब्रेशन से कोई चीज गिर सकती है या लुढ़क सकती है, पर शतरंज का मोहरा, और वो भी वजीर, वो एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से खिसका। कोई चूहा वजीर को एक स्ट्रेट लाइन में चाल की तरह नहीं चला सकता। पावरफुल और अग्रेसिव प्रूफ है। मतलब जिसकी भी एनर्जी वहां थी वो सोच सकती थी। हाँ, वो वहां सिर्फ मौजूद नहीं थी, वो खेल रही थी और उस पूरे कमरे को कंट्रोल कर रही थी। उस चाल ने धर्मेंद्र जी की उस भ्रम को तोड़ दिया कि वो सेफ हैं। वो किसी और की टेरिटरी में खड़े थे, एक मोहरे की तरह। बाप रे, ये कल्पना करके ही सिरसिरी सी होने लगती है। और इसके बाद उस साइलेंट वार्निंग ने एक बहुत वायलेंट रूप ले लिया। क्या हुआ था फिर? मोहरे के हिलने के बाद उन्हें अपने ठीक पीछे भारी जूतों की आवाज सुनाई दी, धप धप, जैसे कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हो। और पलट कर देखने पर उन्होंने जब पीछे देखा तो हवा के सिवा कुछ नहीं था। पर और ये सबसे डरावना हिस्सा है, जब उनकी नजर कमरे में रखे एक पुराने शीशे पर पड़ी तो उस शीशे में एक परछाई थी, और वो परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी। ओहो, ये तो किसी प्योर पैनिक वाले स्टेट को ट्रिगर कर देगा। हाँ, उस वक्त उन्होंने रुककर कोई लॉजिक नहीं लगाया, वो बस भागे वहां से नीचे। रिपोर्ट बताती है कि उन्हें लगा जैसे मौत उनके गले तक आ गई थी। ऐसे एक्सट्रीम खौफ में इंसान का दिमाग तर्क लगाना बंद कर देता है। वो स्ट्रिक्टली सर्वाइवल मोड में आ जाता है। इसे फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। एड्रेनलिन का एक तूफान आता है बॉडी में, जो इंसान को भागने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और यहाँ अब शीशे वाली बात भी नोटिस करने वाली है। दुनिया भर के मैथोलॉजी और साइकोलॉजी में शीशे को लिमिनल स्पेस माना जाता है। लिमिनल स्पेस मतलब दो दुनियाओं के बीच की दहलीज है ना? सही पकड़ा। वो परछाई कमरे में नहीं, सिर्फ शीशे में थी। इसका सीधा सा मतलब है कि वो खतरा फिजिकल दुनिया के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। वो हमारी रियलिटी के बाहर की चीज थी। जब वो हाफते हुए पसीने में तर वहां से नीचे क्रू के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरी आपबीती बताई। और तब सेट के एक पुराने लाइटमैन ने एक ऐसा राज खोला जिसने इन सब कड़ियों को जोड़ दिया। उस लाइटमैन ने क्या बताया? उसने कंपती हुई आवाज में बताया कि उस बंगले के असली मालिक की मौत सालों पहले उसी ऊपर वाले कमरे में उसी मेज पर शतरंज खेलते हुए हुई थी, और लोग मानते थे कि वो आज भी वहां अपने अदृश्य साथियों का इंतजार करता है अपना खेल पूरा करने के लिए। ये रेवलेशन पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि धर्मेंद्र जी का एक्सपीरियंस कोई इल्यूजन नहीं था। वो ठंड, वो खुशबू, शतरंज का मोहरा और वो परछाई सब उस पुराने बंगले के हिस्ट्री का हिस्सा थे। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी था।
अगले दिन जब मीना कुमारी जी सेट पर आईं और उन्हें ये सब बताया गया, उस वक्त तक धर्मेंद्र जी उस खौफ से बाहर नहीं आए थे। पर मीना कुमारी जी का रिएक्शन, उनका रिएक्शन कैसा था? उसने तो मुझे उस परछाई से भी ज्यादा विचलित कर दिया। उन्होंने बहुत ठंडे और शांत दिमाग से पानी पिया, एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और बोली कि डरो मत धर्म, वो बस मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, वो अपनी अधूरी बाजी पूरी करना चाहते हैं। क्या बात है। जहां एक तरफ मौत का डर था, वहीं दूसरी तरफ ट्रेजेडी क्वीन का ये ठहरा हुआ ऑलमोस्ट पोएटिक जवाब, ये अपने आप में अजीब है। देखिए, उनका ये जवाब एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल समझ दिखाता है। फोकलोर में एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है अनफिनिश्ड बिजनेस का, यानी अधूरी बाजी। हाँ, जिसे कहते हैं कि कोई इच्छा रह गई हो। बिल्कुल। कई कल्चर्स में मानते हैं कि जब किसी इंसान की बहुत इंटेंस डिजायर या कोई काम अधूरा रह जाए और उसकी डेथ हो जाए, तो वो एनर्जी उसी जगह पर भटकती रहती है। वो मालिक शतरंज खेलते हुए मरा था, तो उसका फोकस उसी पर अटक गया, जैसे उसका अस्तित्व उस 64 खानों की बिसात में सिमट गया हो। सही कहा। और मीना कुमारी जी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये उनकी अपनी लाइफ से भी रेजोनेट करता है। वो सिर्फ फिल्मों में ट्रेजेडी क्वीन नहीं थी, उनकी असली जिंदगी में भी बहुत अकेलापन और दुख था। हाँ, उन्होंने शायद उस भूत में डर नहीं देखा। एग्जैक्टली। जहां एक नॉर्मल इंसान को खतरा दिख रहा था, मीना कुमारी जी एक अधूरी लालसा देख पा रही थी। उन्हें वो कोई भूत नहीं लगा, बल्कि एक अकेला होस्ट लगा जो किसी कंपेनियन की तलाश में है अपना खेल पूरा करने के लिए। ये डेथ को लेकर एक बहुत यूनिक नजरिया है। सही कहा आपने। ये चर्चा इस पूरी घटना को देखने का एंगल ही बदल देती है। बंगले की हिस्ट्री, वो एक्सपीरियंस और ये दार्शनिक शांति। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आज भी जब पाली हिल इतना बदल चुका है, तब भी वहाँ कुछ पुराने हिस्सों में रात के वक्त मोगरे की महक आने की बातें लोग दबी जुबान में करते हैं। ये सिलसिला रुका नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक सेट की डरावनी कहानी नहीं है। ये बताती है कि कैमरास और लाइट्स के ठीक पीछे एक चुप और अंधेरी दुनिया हमेशा मौजूद रहती है। और इसीलिए ऐसी बातें इंसान को इतना अट्रैक्ट करती हैं और डराती भी हैं। हम इस भ्रम में जीते हैं ना कि हमारा सब कुछ पर कंट्रोल है। हाँ, हमें लगता है लॉजिक से सब प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल। साइंस ने हमें एक एरोगेंस दे दिया है, पर जब अचानक शतरंज का मोहरा खुद चलने लगे, तो ये बेसिक रियलिटी हिला देता है। ये बताता है कि इस यूनिवर्स में बहुत कुछ है जो हमारी पकड़ और समझ के बाहर है। कंट्रोल छिन जाने का डर ही तो असली डर है। मीना कुमारी जी के आखिरी शब्दों ने इसे सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं रहने दिया। अधूरी बाजी ये हमारी जिंदगी का एक बड़ा रूपक बन जाता है, एक बड़ा मेटाफर। हाँ, क्या सच में ऐसी कोई अनसुनी दुनिया है, या फिर ये हमारे उन अनकहे पछतावों और अधूरे सपनों का रूप है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते? मीना कुमारी जी ने उस अधूरी बाजी में खुद को देखा होगा। जरूर देखा होगा। तो आज इस चर्चा के आखिर में मैं बस यही सोचने पर मजबूर हूँ कि हमारे अपने जिंदगी की वो कौन सी अधूरी बाजियां हैं, वो कौन से काम हैं जिन्हें हम आज पूरा करने से कतरा रहे हैं। ये बहुत गहरा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अनदेखे शीशे में हमारी ही कोई परछाई उस अधूरे खेल के पूरा होने का इंतजार कर रही हो? सिनेमा के पर्दे पर सब ब्राइट और कंट्रोल दिखता है, लेकिन उन सीढ़ियों के ऊपर का अंधेरा हमेशा याद दिलाता है कि हकीकत उतनी साफ नहीं होती जितनी दिखती है, और कुछ बाजियां शायद कभी खत्म नहीं होती। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें।